Hello students, good morning to one and all. This video lecture is about the fertilization process. Fertilization process आपके developmental biology के section 1 में एक बहुत important topic है. ये काफ़ी एक lengthy topic है जिससे 3 videos में cover किया हुआ है and this is part 1. So तीनों videos को देखने के बाद ये समझ पाएंगे आप कि fertilization का जो process है उसमें basic concepts क्या रहते हैं, क्या mechanism रहती हैं, कितने steps इसमें involved होते हैं with a specific reference of sea urchin and mammals. और इसके अलावा फ्रॉग जो एम्ब्रियो होता है वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन को लिया हुआ है. एंड लास्टली हम लोगों ने इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद फर्टिलाइजेशन पार्ट 1. सो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसमें मेनली हम कहते हैं कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस जो होते हैं इन्हें हम स्पेसिफिकली प्रोन्यूक्लियस कहते हैं. मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस इनकी मिक्सिंग होती है. इनकी मिक्सिंग को हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली जो पूरा का पूरा फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का, इसे हम सिनगैमी कहते हैं. ये सिनगैमी 3 पार्ट्स से मिलकर बना है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस. प्लाज्मोगैमी मीन्स अगर मिक्सिंग जो है साइटोप्लाज्म की है तो हम इसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं. प्लाज्मोगेमी के बाद यानी साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग के बाद न्यूक्लियस की मिक्सिंग होती है, तो प्रोन्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है उसे हम कैरियोगेमी कहते हैं. और न्यूक्लियस की फ्यूजन के बाद क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ बोथ पेरेंट मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहते हैं. सो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस, ऑल दीज प्रोसेस आर कलेक्टिवली नोन एज सिनगैमी. इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है ये 2 तरह से हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो कि छोटे एनिमल्स में, इन्वर्टिब्रेट्स में बेसिकली देख सकते हैं. इन्वर्टिब्रेट्स में भी जो छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक आप देख सकते हैं इसको पॉरीफेरेंस में ही आपको दिखाई देता है, हाइड्रा में आप देख सकते हैं. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एनालिट्स में भी होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. मोनोशियस जो एनिमल्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे आप देखते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. दिस पॉसिबल ओनली इन द बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स. तो बेसिकली आप पॉरीफेरेंस में, हाइड्रा में देख सकते हैं. जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये इट टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 डिफरेंट एनिमल्स. दोनों ही यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं यानी मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं. और अगर किसी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं या बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में, वहां पे अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो बेसिकली वहां पे 2 तरह की कंडीशंस आप देख सकते हैं, प्रोटोएंडरस कंडीशंस और प्रोटोगाइनस कंडीशन. प्रोटोएंडरस कंडीशन वो होती है जहां पे कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो पहले डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. एंड प्रोटोगाइनस कंडीशन वो होती है जहां पे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट गेट डेवलप्ड अर्लियर देन द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स. तो इस तरह से दोनों जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं वहां पे, या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं वहां पे भी आप सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन को देख सकते हैं. The special features of the gamete for fertilization, both egg and sperm acquire the structure specialization for the fertilization. तो egg का प्रोडक्शन एंड sperm का प्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस में हम सीखते हैं. गैमेटोजेनेसिस के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो वहां पे हमने सीखा कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है एंड एग का प्रोडक्शन होता है oogenesis के थ्रू, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू. अगर हम देखते हैं स्पर्म्स को तो स्पर्म्स के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. ठीक है, हेड रीजन जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड होता है दैट इज एक्रोसोम्स. तो एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस इसको हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन में ये प्रोसेस काम में आता है. देन नेक रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. प्राइमरी सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है यहाँ पे. इसके बाद मिडिल पीस होता है. मिडिल पीस जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी फॉर द लोकोमोशन. एंड टेल जो होती है वो मेन इनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होती है. ओवम को अगर हम देखते हैं, ओवम की स्ट्रक्चर को आप देखेंगे
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटलाइन स्पेस प्रेजेंट होती है। एक्चुअली पेरीविटलाइन स्पेस जो है वो पहले प्रेजेंट नहीं होती है, ये एक्चुअली एक हाईली मैच्योर और फर्टिलाइज्ड एग का कह सकते हो कि पेरीविटलाइन स्पेस जो थी वो पहले प्रेजेंट नहीं होती, इट डेवलप्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। इसके बाहर जो है वो जोना पेलिसिडा प्रेजेंट होती है, और जोना पेलिसिडा के बाहर जो होती है एक क्यूमुलस लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्यूमुलस लेयर्स होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं ये, जबकि जोना पेलिसिडा की लेयर्स होती है थोड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनकी होती है वो तो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, बाकी ये जो मेम्ब्रेन एनवेलप है ये अलग अलग तरीके से बना होता है, और इन सभी सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में रहती है, इसमें बेसिकली आता है मीडियम। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और मोस्टली ये एक्वेटिक मीडियम में होता है। तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर अ फ्लूइड मीडियम इन मोस्ट एनिमल्स, इट मे बी सी वाटर इन मैराइन, फ्रेश वाटर इन फ्रेश वाटर, एंड बॉडी फ्लूइड इन द विविपेरस एनिमल्स। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कभी वैक्यूम में नहीं होता है, हमेशा एक लिक्विडी फ्लूइडी मीडियम में होता है। तो जो आपके एक्सटर्नल जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी से बाहर होता है, उनमें बेसिकली कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात कर सकते हैं। वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स में बी ऑफ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं जिसमें कि एग का डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फ्लूइडी मीडियम प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। To increase the probability of fertilization, the number of sperms must exceed the number of eggs. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के लिए नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक ओवम एक ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, इसलिए नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और नंबर ऑफ एग्स का जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि आप किस एनिमल फाइला की बात कर रहे हैं, आप इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ एग्स कितने होंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्पर्म्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, ये मिलियंस में होते हैं, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो मिलियंस में चलते हैं। लेकिन एग का नंबर, लाइक विविपेरस एनिमल्स है जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही होने वाला है, तो वहाँ पे एग का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1, 1, 2 इस तरह से एग्स रहते हैं। तो एक ही एग को, लाइक मैमल्स के अगर हम केस देखते हैं तो देयर इज अ सिंगल ओवम प्रेजेंट होते हैं, दोनों ओवरी में से एक टाइम पे एक ही ओवरी एक्टिव रहती है, और वहां से एक ही ओवम जो होता है प्रेजेंट होता है इन वन फैलोपियन ट्यूब। देयर आर 2 ओवरीज, देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब, बट ओनली वन एग इज प्रेजेंट इन अ 1 मंथ साइकिल, जो एक ही फैलोपियन ट्यूब में एक ही ओवम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए होता है। मोreover the life span of the gamete is limited, therefore fertilization must take place within a short duration of time। तो गैमेट्स की लाइफ जो होती है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, इसलिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है हाईली रेगुलेटेड होता है और टाइम कॉन्स्टेंट होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इसके अलावा स्पीसीज स्पेसिफिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। स्पीसीज स्पेसिफिसिटी भी अगेन एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे कि एग और ओवम दोनों ही बॉडी से बाहर हैं, लाइक जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मिलियंस में एग्स प्रेजेंट है, मिलियंस में स्पर्म्स प्रेजेंट है, और ब्रीडिंग सीजन चूंकि वहाँ पे प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा स्पीसीज के भी एग्स और स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज के, एक स्पीशीज का स्पर्म किसी दूसरी स्पीशीज के ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है स्पीशीज स्पेसिफिसिटी का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वैसे ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि किसी अदर स्पीशीज के स्पर्म्स की एंट्री हो। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। एज इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, सम वर्टिब्रेट्स, fishes and frogs, the aquatic medium for the external fertilization may be either sea water or fresh water। sea water बहुत मराइन होगा, fresh water में कुछ अलग कंडीशंस होंगी। तो ये जो मीडियम होता है ये भी जो फर्टिलाइजेशन है उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है, उसके चांसेस को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखते हैं
तो आपके जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये बेसिकली एक्सक्रीमेंथीज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको इन्वर्टिब्रेट्स में, प्रोटोकॉर्डेट्स ग्रुप है, एम्फीबिया है, मोस्ट फिशेज वहां पे प्रेजेंट रहता है। Mechanism of fertilization. The process of fertilization has been mostly studied in the invertebrates such as sea urchin and in vertebrates like amphibian and mammals. The fertilization begins with the approach of the sperm to the egg, end up with the formation of diploid zygote. प्रोसेस अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 प्रोसेस की हम बात करेंगे। रिकग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म, अप्रोचेस ऑफ द स्पर्मेटोजोवन टू द एग, अटैचमेंट एंड बाइंडिंग, ठीक है, ये हम देखेंगे इसमें। एंड एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन की बात करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एग एंड स्पर्मेटोजोआ, एक्टिवेशन एग, ये सेकंड वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एंड लास्ट फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई एंड विद सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म्स। एग एंड स्पर्म्स में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, कुछ हम बात करते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन की। यहाँ पे एक तरह का अट्रैक्शन प्रोसेस होता है एग एंड स्पर्म्स के बीच में, चाहे किसी भी तरह का मीडियम हो। And the gamete must therefore possess a mechanism to attract each other at a distance. तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर हम बात करते हैं जहाँ पे कि एग एंड स्पर्म दोनों ही बाहर, बॉडी से बाहर है, वहां पे ये कुछ ज्यादा होता है, वहां पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे कुछ कीमो अट्रैक्टेंट सिग्नल्स होते हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं। लाइक सी अर्चिन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एग स्पर्म का जो भी स्पर्म जो होते हैं वो कंसेंट्रेशन में हाई होते हैं, फास्ट स्विमर्स होते हैं, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो है वो एग से एग की तरफ मूव करते हैं, और एग जो है यहाँ से कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस जो हैं वो सिक्रेट आउट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये एक्चुअली अपनी स्पीशीज की सर्वाइबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि गैमेट्स की जो एज होती है वो लिमिटेड है। गैमेट्स की सर्वाइबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह का कीमो अट्रैक्टेंट नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए दूसरा ये स्पीसीज स्पेसिफिसिटी होती है, जिसकी वजह से भी चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो बढ़ जाते हैं। तो मैनी एग्स रिलीज्ड बिफोर दे आर रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड। अगर बहुत सारे एग्स जो है वो बिफोर फुल प्रिपरेशन अगर वो रिलीज कर दिए जाते हैं तो वो भी एक अनप्रोडक्टिव केस हो जाता है। तो कीमो अट्रैक्शन का होना, दूसरा एक स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, ये क्या करती है, इनकी सर्वाइबिलिटी के चांसेस को इंक्रीज करती है। During the internal fertilization, such as in mammals, the gamete of both sexes are deposited in the female reproductive tract में होता है। The fluid movement within the reproductive tract assist in transporting the gamete to the site of fertilization. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइडी मीडियम होता है। ये फ्लूइडी मीडियम जो है ये एग की फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, दूसरे उनकी मूवमेंट को फास्ट करता है, इन दोनों की ही वजह से रिप्रोडक्शन के जो चांसेस है विद इन टाइम जो है वो इंक्रीज होते हैं। Sperm attraction. In many animals, sperms are attracted towards eggs of their species by chemotaxis, that is flowing a gradient of a chemical secreted by the eggs. तो eggs के थ्रू जो है कुछ chemotaxis रिलीज होते हैं जिसकी वजह से sperms जो है अट्रैक्ट होते हैं। ये chemotactic factor called RESAC 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड जो है ये हम देख सकते हैं सी अर्चिन में। तो ये आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो सी अर्चिन है उसमें कौन सा कीमो अट्रैक्टिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन अगेन एक स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सी वाटर में, सी अर्चिन के लिए है ये भी। फर्टिलाइजिंग जो है ये एक प्रोटियोग्लाइकेन है, और फर्टिलाइजिंग जो है ये एक्चुअली स्पर्म्स के थ्रू जो है ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजिंग जो है ये जेली को
कोट जो है, एग की जो लेयर होती है सी अर्चिन में, हम देखेंगे आगे, सी अर्चिन में विटलाइन एनवेलप होता है, इसके अलावा बाहर की तरफ एग जेली कोट होता है, जेली की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इस जेली से जो है फर्टिलाइजिंग को सिक्रेट कर दिया जाता है, और ये फर्टिलाइजिंग जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसके स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसे हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन इज द नेम ऑफ रिसेप्टर्स फॉर द फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल दैट इज सिक्रेटेड बाय द एग जेली कोट ऑफ द एग। एग के थ्रू ये सिक्रेट किया जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से जो अनप्रोडक्टिव जो आउटकम है उससे बचा जा सकता है। दूसरा, टाइम कांस्टेंट का ध्यान रखा जाता है। इट हैज बीन सजेस्टेड मेन फंक्शन ऑफ द एंटी फर्टिलाइजिन इज टू थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ अराउंड द एग so that the chances of 2 or more spermatozoa fusing with the egg at the same time are diminished. इसी तरह से इसका एक दूसरा जो फंक्शन है वो ये भी है कि यहाँ पे पॉलीस्पर्मी को भी फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन के थ्रू रोका जाता है कि एक से ज्यादा स्पर्म्स जो होते हैं वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेकेंड प्रोसेस आता है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोम रिएक्शन इन द सी अर्चिन वंस द स्पर्म मेक कांटेक्ट विद द एग Acrosome reaction in the sea urchin, once the sperm make contact with the egg, then it has to penetrate the surface coat of the surrounding egg. तो एक्रोसोम रिएक्शन, एक्चुअली एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो स्पर्म के एक्रोसोम से रिलेटेड है, जहाँ पे कि एक एक्रोसोम जो होती है स्पर्म्स के, उसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स का रिलीज होता है ये एग के एक्टिवेशन से होता है। एग को जैसे ही स्पर्म टच करता है, स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूलर प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये एग मेम्ब्रेन पे रिलीज हो जाते हैं, जो कि फर्दर प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन involve two process, exocytosis of the exosomal vesicle and extension of the exosomal process। तो ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है इसमें दो तरह की रिएक्शंस आती हैं। एक तो एक्रोसोमल वेसाइकल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है, यानी उसमें जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो बाहर निकलते हैं, एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस। एक्रोसोमल प्रोसेस जो है, एक एक्रोसोम से एक्रोसोम का प्रोसेस बनता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही जो है फर्स्ट एग को टच करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है स्पर्म एक्टिवेशन एंड अट्रैक्शन। जैसे ही स्पर्म जब मूव करता है, मेल मैमल्स की अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब ये मूव करता है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और इसे हम एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में एग स्पर्म की बाइंडिंग होती है, देन स्पर्म पेनिट्रेशन एंड देन मेम्ब्रेन का फ्यूजन। तो exocytosis of the acrosomal vesicles. Contact of the sperm with the egg jelly coat component, a fucose containing polysaccharide, trigger the acrosome reaction and causes influx of calcium into the sperm head। तो यहाँ पे जब हम सी अर्चिन का देखते हैं तो सी अर्चिन में एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्पर्म के जेली कोट के साथ में जैसे ही कांटेक्ट में आता है स्पर्म, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाती है जेली कोट के कांटेक्ट में आने से। जैसे जेली कोट के कांटेक्ट में आता है, कैल्शियम जो है वो फटाफट से एक्रोसोम प्रोसेस के अंदर की तरफ जाता है, और जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ जाता है एक्रोसोमल वेसाइकल्स जो होती हैं वो उसमें एक्सोसाइटोसिस होने लग जाते हैं। दिस इनिशिएट फ्यूजन ऑफ द आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेट ब्रेकडाउन होता है एक्रोसोमल वेसाइकल। तो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो जाती हैं, एक अंदर की तरफ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, जेली कोट पे। मेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज लाइसिन प्रेजेंट होता है। लाइसिन डाइजेस्ट द एग एनवेलप लोकली एंड क्लियर द पाथ फॉर द स्पर्मेटोजोआ टू रीच द एग सरफेस। अभी क्या है, एग जेली कोट को कवर किया है, इसके बाद जो एनवेलप आता है दैट इज नोन एज विटलाइन एंड मेम्ब्रेन। तो जैसे जेली कोट के कांटेक्ट में आता है एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है जेली कोट को पेनिट्रेट करते हुए एग जो है स्पर्म जो है वो विटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है। Exocytosis of the acrosomal vesicle is thus carried by the calcium-mediated fusion of the acrosomal membrane with the adjacent plasma, sperm plasma membrane। तो यहाँ पे कैल्शियम मीडिएटेड ये रिएक्शन हुई है, जहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो कैल्शियम ने जो था इसको रेगुलेट किया हुआ है। द जेलीकोट फैक्टर दैट स्टिमुलेट द एक्रोसोमल रिएक्शन आर हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक, और एक्चुअली जो इसको एक्टिवेट करने वाली होती हैं ये क्या होते हैं, ये जेलीकोट पे प्रेजेंट रहते हैं।
तो जेली कोट पे जो है यहाँ पे बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली कुछ रिसेप्टर्स जो स्पेसिफिकली स्पर्म के लिए होते हैं, तो स्पर्म्स पे बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही बाइंडिंग रिसेप्टर से फ्यूज होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और फटाफट से एक्रोसोमल एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्रोसोमल रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं ट्यूब या फिलामेंट, जो कि फर्दर एक्टिन मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से बनती है। यहाँ आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाहर येलो कलर की लेयर है ये आपकी जेली कोट लेयर होती है, जबकि इसके बाद में वेटलैंड मेम्ब्रेन है और फिर एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो स्पर्म जब जेली कोट के कांटेक्ट में आता है, एक्रोसोम के बाइंडिंग एंड बाइंडिंग रिसेप्टर्स में रिएक्शन होती है। जेली कोट पे बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि स्पर्म्स पे बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जैसे ही फ्यूज होते हैं, एक्रोसोम का प्रोसेस बनता है, एक्रोसोमल वेसिकल्स होती हैं बाहर की तरफ निकलते हैं, जेली कोट को ये पेनिट्रेट करता हुआ एग एंड वेटलैंड मेम्ब्रेन एनवेलप से टच में आता है। Gamete binding and species specific recognition in the CHN. Once the CHN sperm has penetrated the egg jelly, the acrosomal process of the sperm contact vitelline envelope of the egg. The attachment between the acrosomal process and vitelline envelope is species specific. The specificity is due to the interaction between the sperm binding present on the acrosomal process and specific receptors present on the envelope. तो बाइंडिंग मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्रोसोम पे प्रेजेंट है, और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, विटलाइन एनुला पे प्रेजेंट है। बाइंडिंग इज लोकेटेड स्पेसिफिकली ऑन द क्रोमोसोमल प्रोसेस एंड इट बाइंड टू द स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग रिसेप्टर। तो जो एक्रोसोम का प्रोसेस बनता है उस प्रोसेस पे बाइंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं और इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होते हैं एग विटलाइन मेम्ब्रेन पे। जब इन रिसेप्टर्स की और मॉलिक्यूल की, लिगेंड की और रिसेप्टर की जब एक्टिविटी के बीच में कनेक्शन होता है, तब फिर आगे का फर्दर प्रोसेस जो होता है वो कैरी ऑन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गैमेट बाइंडिंग एंड रिकग्निशन इन मैमल्स। मैमल्स में हम कैपेसिटेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये मैमल्स के लिए है, जहाँ पे कि एग मेम्ब्रेन है, इसके बाद में जोना पेलिसिडा एंड क्यूमुलस लेयर प्रेजेंट होती है। रिएक्शन कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एग का स्पर्म की जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है वो जोना पेलिसिडा से टच होने पे होती है, जबकि सी अर्चिन में यही रिएक्शन जो है वो जेली कोट की तरह, जो जेली कोट से टच होने पे होती थी। यहाँ पे हम जेली कोट को क्यूमुलस लेयर के साथ में होमोलोगस मान सकते हैं और जोना पेलिसिडा को विटलाइन एनवेलप के होमोलोगस मान सकते हैं। तो वहां पे जब जेली कोट से कांटेक्ट में आता है तभी एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाती है, जबकि यहाँ पे क्यूमुलस लेयर के साथ में टच होने पर एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होती है। तो जैसे ही ये क्यूमुलस लेयर को टच करके अंदर की तरफ जब जोना पेलिसिडा से टच होता है, तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होती है और उसके बाद में स्पर्म जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं और जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करते हुए एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में ये कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी, वो ZP प्रोटीन्स होती हैं, ZP3, ZP2 एंड ZP1। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एग मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं, जबकि इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के एक्रोसोमल प्रोसेस पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा देखते हैं, कुछ स्लाइड्स इसमें जो है वो पोजीशन इसकी थोड़ी सी मिसप्लेस हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सी अर्चिन का ही डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है विटलाइन एनवेलप पे, बाइंडिंग रिसेप्टर्स है, जबकि एक्रोसोमल प्रोसेस पे बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पे प्रेजेंट है, जेली कोट पे या विटलाइन एनवेलप पे, सॉरी, और जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम पे। जबकि वहां पे मैमल्स में ZP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एग जोना पेलिसिडा पे, जबकि इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पर्म पे प्रेजेंट होते हैं। In mammals, the fertilization is internal. The reproductive tract play a very important role in fertilization.
The differentiated sperms are unable to undergo acrosomal reaction without residing for some time in the female reproductive tract. तो ये प्रोसेस कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्म्स जो है वो अपनी एक्टिविटी को रिगेन करते हैं, अपने आप को बहुत मोस्ट एक्टिव बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहने की वजह से। वहां पे बहुत सारे इनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और वो सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो इनकी स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। सो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कैपेसिटेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का रिमूव रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रोकता है। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हट जाता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सर्टेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इनकी एंटीजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो है ये इनको लेस एंटीजेनिक बनाते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द स्पर्म बिकम मोर नेगेटिव। मेम्ब्रेन का जो आरएमपी है वो नेगेटिव हो जाता है एज पोटेशियम लीव द स्पर्म्स। तो पोटेशियम जो है वो एक्सोसाइटोसिस होने की वजह से मेम्ब्रेन जो स्पर्म के अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं कैपेसिटेशन के। वेल आपको अलग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेशन का प्रोसेस क्या है, तो वहां पे आपको इसको डिफाइन करने के साथ साथ वो सारे चेंजेस भी इसमें लिखने होते हैं जो कि कैपेसिटेशन के प्रोसेस में होते हैं। इसके बाद गैमेट बाइंडिंग। मैमेलियन एग इज सराउंडेड बाय द एक्स्ट्रा एनवेलप cellular envelope known as zona pellucida. Around zona pellucida is a layer of cumulus layer embedded in the cementing surround hyaluronic acid. Hyaluronidase activity on the surface of the plasma membrane had जो क्यूमुलस लेयर होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइलुरोनिक एसिड की जैसे एक सीमेंटिंग सब्सटेंस की बनी होती है। तो ये जो हाइलुरोनिडेज होता है, ये हाइलुरोनिडेज एक्टिविटी जो होती है वो स्पर्म्स में, यानी हाइलुरोनिडेज एक्टिविटी जो है ये एक्रोसोम्स में प्रेजेंट होती है। स्पर्म के एक्रोसोम में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको कट करने का काम करता है। नेक्स्ट, स्पर्म मस्ट बाइंड टू द ज़ोना पेलुसिडा बिफोर दे मेक कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द एग इटसेल्फ। The zona pellucida in the mammalian play a role analogous to the vitelline envelope in the lower invertebrates. तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें हमने सी अर्चिन को देखा, सी अर्चिन आपके वैसे तो उसमें आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, इकाइनोडर्मेटा में। तो यहाँ पे जो इसका विटलाइन एनवेलप का जो रोल है वो मोस्टली ज़ोना पेलुसिडा जैसा है। द ज़ोना पेलुसिडा इज ए ग्लाइकोप्रोटीन मैट्रिक्स सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द ग्रोइंग oocyte। एक्रोसोमल रिएक्शन जो है, बाइंडिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ ट्रिगर द एक्रोसोम रिएक्शन। जैसे इसकी बाइंडिंग होती है ज़ोना पेलुसिडा से, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू होती है which allows the sperm to penetrate the zona. Acrosome reaction in the mammals involve the fusion of the outer membrane and acrosome with the sperm plasma membrane. सेम फ्यूजन होता है, तो वहां पे भी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है और जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होता है जो कि बाहर की तरफ जो हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है ज़ोना पेलुसिडा के चारों तरफ, वो उसको भेदता है, उसको पेनिट्रेट करता है और स्पर्म जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। Subsequently, outer portion of the acrosomal membrane disappears and only the inner portion adjacent to the nucleus remain intact. When the acrosomal content of the exocytost, जैसे ये बाहर की तरफ आता है, several enzymes जो है वो बाहर आते हैं and these enzymes allow the spermatozoa to approach the egg plasma membrane. तो ये क्या करते हैं, इसका वे जो एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन से फ्यूज होने वाला है उस वे को सिंथेसाइज करने में, उस वे को तैयार करने में इसकी मदद करते हैं। द मैमेलियन एक्रोसोम रिएक्शन डिफर फ्रॉम दैट इन द सी अर्चिन दैट देयर इज नो एक्रोसोमल प्रोसेसेस फॉर्म। So this is all about the basics of fertilization, जहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखा। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन हमने देखी जिसमें हमने सिनगैमीन की बात की। इसके अलावा हमने गैमेट कॉन्टैक्ट इन सी अर्चिन और गैमेट कॉन्टैक्ट इन मैमल्स को देखा और स्पर्म और एग्स में किस तरह से स्पीसीज स्पेसिफिसिटी होती है, किस तरह से गैमेट्स में कांटेक्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे के प्रोसेस की डिस्कस करेंगे। थैंक यू।